आज भारत के थल राइफल्स की 18वीं बटालियन के अधिकारी बने। इस तक उत्तरी सेना के कमांडर रहे आप। सीमाओं की सुरक्षा, भारत के सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवादी आर्मी वॉर कॉलेज कार्निस्टे से फेलो की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सेना प्रमुख। इन दोनों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों को साकार करने में उनका भी हार्दिक स्वागत करता है। भारतीय संस्कृति में हम अपने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करते हैं। निवेदन है जस्टिस वीके सिंह सरकार, डॉक्टर अच्युत पांडे सर, साइंस फैकल्टी की आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि का बुके से स्वागत करेंगे डॉक्टर महानंद द्विवेदी जी। माननीय मुख्य अतिथि का आर्टिलरी करनी, ये हमारी आर्मी का प्रिसिजन, फायर पावर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को जो अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है उसका मैं वाचन कर रही हूँ। इस भूमि के तेजस्वी सपूत भारतीय थल सेना के माननीय सेनाध्यक्ष आदरणीय से प्रारंभ हुई आपकी यात्रा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी की कठोर आपके नेतृत्व में सेना ने न केवल सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया बल्कि आपका नेतृत्व भारतीय वीरता और सामरिक प्रज्ञा का तेजस्वी प्रतीक बना। Uniformed officers, JCOs, others, and the NCC cadets, and of course the students, because of whom I am here today. तो सबसे पहले तो मैं पूरे इस हॉल में मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सबको बधाइयां देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि उससे 87 साल पुराना शैक्षणिक संस्थान ये ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज है और इसके पढ़े हुए कुछ जो बहुत ही मशहूर लोग हैं उसमें फ्रीडम फाइटर कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, जजेस में मिस्टर JS वर्मा, सतीश अग्निहोत्री जी, गवर्नर्स और CMs को अगर लिया जाए तो अर्जुन सिंह जी, गोविंद नारायण सिंह जी, शंभुनाथ शुक्ला जी, डिप्टी CM साहब हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। अमित तिवारी जी का मैंने जिक्र किया, बट इसमें एक नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। वो है मेरे पिताश्री श्री कृष्ण द्विवेदी। उन्होंने भी यहीं पे अपना ग्रेजुएशन किया था और मेरी परवरिश में इसीलिए TRS का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि बताया हमारे जस्टिस साहब ने कि हम इसके सामने से गुजरा करते थे, तो हमने तो यहाँ पे अपना स्कूल भी पूरा गुजारा है और हमेशा इसके सामने हम पैदल ही घूमते रहते। तो उस समय तो रिक्शे के भी पैसे नहीं होते थे और जब आप फिगर 11 यानी टांगों पे चलते हैं तो फिटनेस भी रहती है, तो इसी लालच में हम लोग चलते जाते थे। तो हमेशा इसको दूर से देखते थे, यहाँ के हम गेम्स का परफॉर्मेंस देखते थे, NCC का देखते थे, तो एक ललक होती थी कि काश हम भी ऐसी कुछ ट्रेनिंग कर सके, बड़े होकर हम भी एक। तो हमें ये लालसा होती थी कि हम भी अपने TRS कॉलेज में पढ़ेंगे, बट ये भाग्य सिर्फ अमित तिवारी जी को प्राप्त हुआ। हमें ऑफकोर्स नेशनल डिफेंस अकेडमी जाना पड़ा और यहाँ की फुटबॉल टीम को देख के हमें बड़ी इच्छा होती थी, सही बताएं। इतनी अच्छी फुटबॉल टीम होती थी कि सैनिक स्कूल की फुटबॉल टीम पूरी लगी रहती थी उसको हराने में, लेकिन वो जो भी कुछ तो था यहाँ की बात में, यहाँ के पानी में, यहाँ के टीचिंग में और यहाँ की जो जज्बात थे। तो इस बिल्डिंग ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में। तो इस मूक बिल्डिंग को अगर आप एक्चुअली बात करने लायक बनाएं तो यहाँ बहुत बड़ा लाइट एंड साउंड शो बन सकता है जो रीवा की बहुत बड़ी कहानी बता सकता है।
जहां तक रीवा और मैं अपनी बात करें तो मैं एक छोटे से गांव बड़ी मुड़िला गांव से आया हूं और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब रीवा इलाहाबाद रोड पे जब मिलिट्री कॉन्वॉय रुकता था तो हमें खबर लगती थी, हम दौड़ के जाते थे, वहां सैनिक से अपना हाथ मिलाते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि हमारे मन में उसके लिए एक इज्जत एवं विश्वास था। और आज भी मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि जहां भी कॉन्वॉय रुकता है मैं सबसे मिलता हूं, क्योंकि मैं दूसरी तरफ भी था और मैंने देखा था कि एक बालक के लिए एक सैनिक का हाथ मिलाना कितना मायने रखता है। बाकी बात तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि रीवा हम लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभव है। आप सबको पता ही होगा, मेरे भाई बहन पिताजी सब ने यहीं पढ़ाई की है, सब यहीं पर रहे हैं, सबकी पोस्टिंग भी रही है। लेकिन मैं आपको मिलिट्री के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि रीवा नगरी जो है उसने 2 वीर चक्र पुरस्कार दिए हुए हैं, 4 शौर्य चक्र दिए हुए हैं और 13 सेना मेडल दिए हुए हैं। तो मैंने ऐसे वीरों को मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने रीवा की माटी का मान रखा। इसमें 2 नाम मैं और लेना चाहूंगा। 2020 के दौरान आपको पता है जब गलवान घाटी में युद्ध हुआ था तो उसमें हमारे नायक दीपक सिंह पॉस्टमस उनको वीर चक्र प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उस समय, उनसे मैं 26 जनवरी 2021 में मिला था और उनसे मैंने पूछा था आप क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं फौज ज्वाइन करूंगा। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा, लेकिन वो इतनी फोकस थी कि जब मैं नदन आर्मी कमांडर था 2022 में तो मुझे बहुत खुशी हुई जब वो कमीशन प्राप्त करके मेरे अंडर में ही लेह में आए। और उनकी मैं यही कहना चाहूंगा, उनकी जो लगन थी, जो निष्ठा थी और जो उनका एक जुनून था वो उसको जगह पर ले गया। और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ के आम लोग ऐसे कर्मठ लोगों को सपोर्ट करें और उनको बोलें कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। तो मैं उस सबका आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की तारीख पे फौज में तकरीबन 350 ऑफिसर्स हैं जो रीवा जिले के हैं या सैनिक स्कूल रीवा के पढ़े हुए हैं। और जो फौज ने अग्निवीर स्कीम शुरू की है उसमें तकरीबन 500 अग्निवीर रीवा के हैं। क्योंकि जनरेशन जी यहां पर बैठी हुई है और आजकल फैशन है जनरेशन जी के बारे में बात करना, क्योंकि हर जगह जनरेशन जी फैली हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष की जनरेशन जी की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। और बल्कि भारतीय सेना भी उससे पीछे छूट गई, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट, हम दूसरे नंबर पर आते हैं, बट जनरेशन जी पहले नंबर पर आती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ये जो जनरेशन जी है वो डिजिटली फ्लुएंट है, मतलब डिजिटली सहज है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। और उसी प्रकार से सामाजिक जागरूकता है, और सामाजिक जागरूकता, डिजिटली फ्लुएंट और सबसे बड़ी चीज है विश्व स्तर पर जुड़े हुए। तो मतलब आपको सारे विश्व की खोज खबर है। अगर आपके पास इतना पावर है तो आपको सिर्फ अगर अनुशासन और मार्गदर्शन मिल जाए तो भारत 1 सेकंड में ही पता नहीं कितनी जनरेशन आगे निकल जाए, कितनी एज आगे निकल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले दिनों में जनरेशन जी ही है जो भारत के फ्यूल का काम करेगा और भारत को आगे ले जाएगा। इसलिए मेरे बहुत जरूरी था कि मैं यहां पर आके आप लोगों से बातचीत करूं। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम बूका बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये 4 कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस, ये 4 कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं
जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो मैं आपको ऑफ सिंदूर से हमें क्या सबक मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं मिलिट्री सबक के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा हमें जीवन में क्या सबक मिला उसमें। तो सबसे पहले जो ऑफ सिंदूर था वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के अलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनर्स्थापना के लिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर बताया कि इसका ये नाम होगा, जैसे आपको पता है कारगिल के दौरान आर्मी ऑफ विजय नाम रखती थी, एयरफोर्स ऑफ सफेद सागर नाम रखती थी, इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि ये नाम होगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम था, ऑफ सिंदूर। और इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा? सबसे बड़ी बात, जब कोई भी मां, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उसकी दुआएं उस सैनिक को जाती है जो कहीं भी देश में या विदेश में एक भारतवर्ष के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या अगर देखी जाए 4 से 5 क्वालिटी जो हमें ऑफ सिंदूर में हमने देखने को मिली, सीखने को मिली, अमल लाने को मिली। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस या कामनेस, आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास, ये बहुत जरूरी है। अगर आप शक के बिना पे अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो मुश्किल का काम होता है। मेरे पास 12 लाख की तकरीबन सेना है, उसी प्रकार से जल सेना यानी नौसेना दिनेश त्रिपाठी जी के पास है, उसी प्रकार से मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो मेरे कोर्समेट भी हैं, हम सन 81 से साथ में हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनके पास भी अपनी एयरफोर्स है। तो हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना था और हमारे एक दूसरे के सोच विचार पूरी तीनों सुनाव में जाना था। उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी था। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि शांति प्रकट। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। तो मैंने 5 सी लिखे हुए हैं। तो पहला सी है कॉन्फिडेंस, काम। दूसरा हम आते हैं करेज पे, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है, पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियंस आपके। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। और रिस्क फैक्टर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी हर जगह आपने देखा है कि जब एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है, वो बहुत ही अटूट है। अभी हम तीसरे सी पर आते हैं जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक नहीं ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें खुली छूट दी और हमें बोला जो भी आपको उचित लगे, लेकिन टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट के आगा को खत्म करना है और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करना है उसको एक सबक सिखाना है। जब फौज को इतने अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम लोग अपने जवानों से बात करते हैं, अपने कमांडरों से बात करते हैं, तो उसी क्लैरिटी, उसी स्पष्टता के साथ हम हुक्म पास कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक वाद्य यंत्र को देखें, जैसे म्यूजिक के लिए लय में चलता है, साउंड वेव लय में चलती है, वैसे ही ये जो 88 घंटे की लड़ाई थी ये एक लय में चल रही थी और सब एक साथ अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे और सब एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। इसीलिए हमें सफलता के पायदान पर चढ़ने का मौका मिला। अगली हम बात करते हैं कोलैबोरेशन। मतलब कहने का ये है
कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, विकसित भारत की तरफ जाना है, तो हमें साथ मिलकर कदम बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी। तो ये जो कार्रवाई है ये बहुत जरूरी है। कहने का ये मतलब है कि वो वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे से भारत के अंदर कंपटीशन न करें, एक दूसरे को साथ में लेके चलें। 1 और 1 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। वो आपकी मंशा है कि आप 1 - 1 करके 0 बनाना चाहते हैं, 1 + 1 करके 2 बनाना चाहते हैं, या साथ में चल के उसको 11 बनाना चाहते हैं। और मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर 1 और 1 करके 11 बनाएंगे तो भारत 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम इसको 2032 तक पाएंगे। इस पूरी ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे बीएसएफ, आईटीबीपी और जो बाकी साथी थे, उनका बहुत योगदान था। सिविल पुलिस का बहुत योगदान था, सिविल डिफेंस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एनसीसी का बहुत योगदान था, इंट एजेंसीज का बहुत योगदान था, जो लोकल कॉर्पोरेशन थी इसका बहुत योगदान था। मतलब कहने का ये है, होल ऑफ नेशन अप्रोच था। ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, सारे देश की थी और सारे देश ने मिल के साथ लड़ा, इसीलिए हम इसको जीत हासिल कर पाए। अभी जो 5वां सीन है आपको बताना चाहूंगा, चेंज यानी परिवर्तन। आप देखेंगे बहुत सारे सिविलाइजेशन आए, बहुत सारी संस्कृतियां आई और लुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि चलती गई और अभी भी चलती जा रही है। और अभी भी इसको एसिमिलेटिव बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं, मतलब जो भी आता है उसको हम अपने में शामिल कर लेते हैं। हमारे जो रूट्स हैं इतने स्ट्रांग हैं, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि हम जब से चले हैं चलते जा रहे हैं, लोग आके हमसे मिलते जा रहे हैं। चाहे आप ज़ोरोस्ट्रियनिज्म देख लीजिए, या आप इस्लाम देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, या बाहर से कोई भी आया हो किसी भी प्रकार का, वो हमें सब में शामिल हो गया है और वो भारतीय संस्कृति कहलाता है। और उसके अलावा ये भारतीय संस्कृति हमने बुद्धिज्म के जरिए चीन में भेजी, जापान में भेजी, इंडोनेशिया में भेजी। मतलब कहने का ये है कि हमने हर जगह हमने संस्कृति दी। तो चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये गीता भी बोलती है और यही हमने सीखा। क्यों? क्योंकि जो 2 साल पहले हम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, इन दोनों सालों में हमने बहुत सारा चेंज लाया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, ड्रोन्स की हमने तैयारी की थी, लॉट एम्यूनिशन की तैयारी की थी, नए प्रिसीशन एम्यूनिशन की तैयारी की थी। चूंकि हम बदलाव ला रहे थे, इसलिए हमें जीत हासिल की। और आज भी जब भी आप अखबार उठा के देखते होंगे कि फौज अभी भी बदलाव की जो उसका एक सफर है उसमें काफी तेजी ला चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैशन विद पर्पस है, यानी जुनून और लक्ष्य का मिश्रण है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। अब बात करते हैं देश निर्माण की। मेरी तरफ से आप सब देश के सिपाही हैं, चाहे वर्दी पर भी हो या बिना वर्दी के हो, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी पेशे में। क्योंकि विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं वो युवा, महिला, किसान और गरीब, चारों यहां पर बैठे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि गरीब यहां पर कैसे बैठे हैं? तो गरीब का ये मतलब है कि गरीब रोटी कपड़ा मकान से नहीं, वो लोग हैं जो दूसरे को देख के अपने को कम समझते हैं। अगर आप मिनिमलिस्ट हैं और समझते हैं इससे मुझे इतना ही चाहिए है, बाकी आप दूसरों को मिलकर खाना चाहते हैं, अगर एक रोटी और आप उसको आधा बांट के दूसरे के साथ खाना चाहेंगे तो गरीब नहीं आप बनेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रीवा में तो मैंने किसी गरीब को नहीं देखा है, क्योंकि यहां सब मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं। तो आज का युद्ध सरहद पर ही नहीं पूरे देश में लड़ा जाएगा। चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके पास स्टार्टअप है या एमएसएमई है या वकील हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है या यूनिफॉर्म है, हम सब इस अगले युद्ध में, जिसको हम एक छोटा सा नाम दे रखा है, जिसको सिंदूर 2.0, उसमें कुछ न कुछ भूमिका जरूर निभाए। और मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, जहां भी आप होंगे, आपकी दुआएं, आपकी कशिश और आपकी कोशिश अगर हमारे साथ रही तो हम अगले युद्ध में भी दुश्मन को मुंह की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 11 जनवरी 2025 को नेशनल यूथ डे को बोला था, भारत के युवा विकसित भारत के दूत हैं, जो नवाचार, जुनून और देश। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 11 जनवरी 2025 को नेशनल यूथ डे को बोला था, भारत के युवा विकसित भारत के दूत हैं, जो नवाचार, जुनून और देश की प्रगति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से भरे हुए। मतलब ये कहना चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं यंगर जनरेशन से, बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टार्ट वेयर वे यू आर।
आप जहां पर है वहीं से शुरू हो जाइए। ये मत सोचिए अगर मुझे ये मिलता तो मैं ये करता, ये होता तो वो होता, मेरे पास ये आइडिया लोग लेते नहीं। एक बड़े टेक्नोलॉजिकल सैम पित्रोदा जी का नाम सुना होगा आपने, वो बड़े टेक्निकल माइंड के हैं। तो एक बार मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने बोला मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये आइडिया। उन्होंने बोला अगर आपके पास कोई आइडिया आप उसको शुरू कर दीजिए। जब आप उसको शुरू करेंगे, जब उसको सफलता मिलेगी तो लोग खुद आके आपके आइडिया को आपसे ले लेंगे। आप देखिए याहू मेल देख लीजिए या कोई भी ऐसी छोटी छोटी जितने भी आप देखिए स्टार्टअप जो है अमेरिका में, भारत में भारतीयों ने शुरू किए और जब उसके आइडियाज चलने के लिए तो दूसरे लोगों ने ले लिए, तो वो लोग रुके नहीं, वो फिर दूसरे आइडियाज को क्रिएट करने में लग गए। तो अगर देखा जाए तो भारतीय में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग उसको जुगाड़ भी बोलते हैं, लेकिन कहने का यह मतलब है कि किसी को कुछ बना देना, दो चीजों को मिला के तीसरी नई चीज का आयाम ला देना, ये हमारी फितरत में। तो हमेशा हमें अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारी कितनी काबिलियत है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर पूरा विश्व भी मिल जाए तो हमारी काबिलियत नहीं पा सकता है, कितनी हमने काबिलियत है। स्टार्ट स्मॉल का ये मतलब है कि कभी भी आपको पूरी 100% परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलेगी। जैसी भी कंडीशन है वैसे ही शुरू कीजिए। फेसबुक एक डॉमेट्री में शुरू हुआ था, उसी प्रकार से अन्ना हजारे एक सर्विसमैन भी हैं, उन्होंने अकेले ही मुहिम छेड़ी थी करप्शन के अगेंस्ट, और देखिए वो देखते ही देखते पूरे उनकी जो मशाल थी वो पूरे विश्व में प्रज्वलित हो गई। तीसरी चीज है सर्व द कंट्री। आप जहां पर भी हैं राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपने कचरा देखा, अगर आप उसको उठा के किसी डस्टबिन में या आप झोली में भी रख लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा एक किमोनो ड्रेस होती है जापान में, आपने देखा होगा कितनी ढीली ड्रेस होती है, वो कुछ समझ में नहीं आता कि ढीली क्यों, लेकिन उसके पास आप देखेंगे एक अंदर एक थैली होती है। और जब भी कोई जापानी जब भी कहीं जाता कोई गंदगी देखता है तो वो ऐसा नहीं कि वो साइड में पैर से मार देता है, वो उसको उठाता है अपने झोली में डालता, ताकि जो नेक्स्ट डस्टबिन आएगी उसमें उसको डाले। तो जब तक हम मानसिक तौर पे ये प्रण नहीं लेंगे कि हम अंदर की जो क्लींसिंग है, अंदर सफाई रखेंगे और बाहरी सफाई के लिए भी हम जिम्मेवार हैं, जब तक हम ये प्रण नहीं लेंगे तब तक भारत देश, मेरे ख्याल से जो एक नारा है 2 अक्टूबर को जो हम हर बात बोलते हैं सफाई, वो सफाई तभी होगी जब आप और हम हर पड़े हुए छोटे टुकड़े को भी उठाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं सही जगह पर पहुंचाना चाहेंगे। इसके अलावा आज की लड़ाई बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब सोल्जर ऑन ग्राउंड के अलावा माइंड्स ऑन ग्राउंड बहुत जरूरी है। माइंड्स ऑन ग्राउंड का ये मतलब है कि जो आपका दिमाग है वो हमें चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब पाकिस्तान बहुत अफवाहें फैला रहा था तो उस समय सिकंदराबाद से कोई आया साहब, मेरे 3 लाख फॉलोवर्स हैं ट्विटर पे, कोई कहीं से आया साहब बताइए मैं जितनी फेक न्यूज है पाकिस्तान की मैं कैंसिल करूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या सही है। तो कहने का ये मतलब है सारे देश से हमारे पास रिक्वेस्ट आई। बहुत लोग ऐसे थे जो जोश में थे, उन्होंने बोला भाई हमें फौज में भर्ती कर लो, मैंने नहीं अभी आप रुक जाइए, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो कि मतलब बहुत पुराने जीओसी थे, 1965 और 31 की लड़ाई लड़े हुए थे, बोलने में भी तकलीफ हो रही, बोला लेकिन मैं देश के लिए लड़ूंगा। तो कहने का ये मतलब है जहां पर भी हैं अगर आप कुछ भी देश के लिए कर सकते हैं इस लड़ाई के मौके पर, तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा। और उसमें सबसे जरूरी है राष्ट्रीय एकता के लिए आप सबको एकजुट हो। आजकल बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारे धर्मों के बारे में बातें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा धर्म राष्ट्रीय धर्म है, भारतवर्ष हमारा धर्म। अगर भारतवर्ष हमारा धर्म है तो जो हमारे 150वां पुण्यतिथि था कल, किसका था 150वां पुण्यतिथि? कोई भी लौह पुरुष का जो यूनिटी डे मनाया जाता है। तो मैं यही चाहूंगा अगर भारतवर्ष आपका धर्म है तो यूनिटी डे जो मनाया जाता है वो मेरी तरफ से पूरा सफल हो गया। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में आप और हम बराबर के हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, लेकिन हमें भारत को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब कविता किसकी है आप लोग बताएंगे, मैं पढ़ता हूं। सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्त विनय की, शर्म मीन्स बल। सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्द चमकता उसके पीछे जब जगमगे। जय हिंद, धन्यवाद।